हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स को लेकर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स का, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि हमारी सीनियर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, और यही चैप्टर हमें हेल्प करता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ लॉज हमें दिए। उन लॉज को हमने स्टडी करना है, और सबसे पहले जो लॉ हमारे पास गिवन है उस लॉ की बात करते हैं। दिस इज डॉबर्नियर ट्रायड। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। डॉबर्नियर ने जो क्राइटेरिया यूज़ किया था अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए या फिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, वो था एटॉमिक मास। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic masses in a group of 3 element, क्योंकि डॉबर्नियर ट्राइड्स की बात की जाती है। ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर उसने एलिमेंट्स को रखा हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनका प्रॉपर्टी सेम था। एंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड being nearly equal to the average of atomic masses of the other two elements। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, यहां हमने एग्जांपल चूज किया। तो अगर हम लिथियम और पोटेशियम के मासेस को ऐड करें और उसका एवरेज निकालें उनके एटॉमिक मासेस का, देन इट्स नियरली इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम। तो डॉबर्नियर ने जो ट्रायड दिए वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे। दूसरा ट्रायड हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम था, जबकि थर्ड ट्रायड जो था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। तो ये 3 ट्रायड थे जो डॉबर्नियर ने दिए, और जो एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का वो नियरली इक्वल था टू द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। लेकिन इस लॉज की कुछ लिमिटेशंस थी। जो ट्रायड्स थे, डॉबर्नियर के जो ट्रायड थे, कुछ लिमिटेशन थी उसकी। उन लिमिटेशंस की बात करते हैं। It fails to arrange all the known elements in the form of triad, even having similar properties। तो अभी हमने देखा कि डॉबर्नियर ने सिर्फ 3 ही ट्रायड दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड द थर्ड वन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सिर्फ 3 ही ट्रायड वो दे पाया। इसका मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स को, आउट ऑफ द नॉन ओनली 9 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू these traits। So this was the big limitation of the Daubernier trait। So we'll go for the next one, and next one is Newland law of octaves। So Newland was the scientist who gave the law of octaves, and he compared his classification of periodic elements on the basis of, or by comparing with म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा। ठीक है, म्यूजिकल नोट्स के साथ उसने कंपेयर किया। अगेन द क्राइटेरिया चूजन बाय द न्यूलैंड वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो किस तरह से उसने अब क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, किन बेसिस पर किया? उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड in order of increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every 8th element are a repetition of the properties of first element। It means the properties shown by the 8th element are similar to that of first element।
या हम ये कह सकते हैं कि हर 8वां एलिमेंट जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा उसमें सिमिलैरिटी होगा विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करता है हर 8वां एलिमेंट भी उसी टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ देखो एक न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव बनाया उसको लेके हमने एक टेबल शो की है और सबसे ऊपर कॉलम में मेंशन है सा रे गा मा पा दा नी। एलिमेंट्स को रखा गया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और 8th एलिमेंट की बात करें तो फिर फ्लोरीन है 8th एलिमेंट। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को हम फर्स्ट माने, लिथियम सेकंड होगा, बेरिलियम थर्ड, बोरॉन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, नाइट्रोजन सिक्स्थ, ऑक्सीजन सेवंथ एंड फ्लोरीन इज द 8th एलिमेंट। तो इस तरह से उसने कंपैरिजन किया, काफ़ी सारे एलिमेंट्स को प्लेस भी किया उसने, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिए भी। सबसे पहला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वो अप्लाई हो सका, ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। सेकेंड, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, कोबाल्ट एंड निकल, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोबाल्ट और निकल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीज़न, क्योंकि कोबाल्ट भी एक मेटल है, निकल भी एक मेटल है, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। यहाँ देखो जो सा का कॉलम हमें दिया उसके अंदर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है और ब्रोमीन। हर एक पोजीशन पर सिर्फ एक एलिमेंट को रखा गया, लेकिन यहाँ पर देखो कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा गया, जबकि वो मेटल्स हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एक सिंगल स्लॉट देने की बजाय यहाँ पर एक सेम स्लॉट पर 2 एलिमेंट्स को रखा गया और दूसरा नॉन मेटल के साथ एक मेटल को रखा गया। So according to Newland, only 56 element existed in the nature. क्योंकि अगर न्यूलैंड के लिए देखें या आज का हम डिस्कशन करें, आज हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन न्यूलैंड के टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट नॉन थे और न्यूलैंड ने माना कि इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो न्यूलैंड ने माना कि 56 ही एलिमेंट हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उसने सिर्फ उन्हीं नॉन एलिमेंट्स को ही पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को वो पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं कर पाया, ना उसके लिए उसने कोई स्पेस छोड़ा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। तो आज हमने 2 लॉज की बात की, डॉबर्नियर ट्रायड्स या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बाकी साइंटिस्ट के क्या कंट्रीब्यूशन थे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। इन दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से कट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।